दिल्ली के सबसे फिल्मी रेडियो स्टेशन 104.8 OFM पे मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी बंदा राज जोन्स और आज मेरे साथ स्टूडियो में लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है भैया पंजाब के बहुत ही फेमस सिंगर जो कि मेरे बहुत फेवरेट है, जिनके सारे गाने एक नंबर है, प्रीत हरपाल। तालियां तालियां बजाओ सर, अपने लिए तालियां बजाओ। तालियां बजाओ। और दूसरी ओर भैया मेरा दिल्ली का मेरा बड़ा भाई जो कि खतरनाक रैपर है और ताबड़तोड़ म्यूजिक डायरेक्टर है, कुंवर विर्क। तालियां। तो पाजी गाना आप दोनों को मिला के कंगना। हाँ जी। तो ठीक है, इंटरव्यू स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन माहौल बना लो पाजी, पहले गा दो, रैप कर दो, उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, जो हुक्म सरकार। नी चाहे कंगना बना ला, चाहे ठुमके, चाहे लक दे बना ला सानू ठुमके, चाहे कंगना बना ला, चाहे ठुमके, चाहे लक दे बना ला सानू ठुमके, नी नाल साडे नचना पऊ, सानू जेड़ा कहना मर्जी बना ला गोरीए, नी पर नाल नाल रखना पऊ, जेड़ा कहना मर्जी बना ला गोरीए, नी पर नाल नाल रखना पऊ। बिल्लो राणी नी लगे नीरी कैर, हुणे हुणे रखे आ जवानी विच पैर, मुंडियां तो थोड़ी दूरी जी बना के रखो, पर तुसी मन नानी चलो छड्डो खैर, टप टप डीजे दा फलोर पट्टी जावे उत्तो एक सन ताड़ी वांगू नैना वाले फैर, का तो एवें टैन करी जानी नी इस दुध जी सकिन नू विच शिकर दोपहर, बेबी बस कर हुन थोड़ा ज्यादा ठहर, का तो मुंडियां च पाई जानी है तू वैर, की फायदा इस जिंदगी दा जे साडा ही पटोला ले जावे कोई गैर। क्या बात है सर, माहौल बना दिया, फील आ गई। अब सवाल जवाब करते हैं। तो पाजी गाना है कंगना, ठीक है, तो ये गाने की स्टोरी बताओ। जैसे ब्लैक सूट था, उसमें ब्लैक सूट की बैन कर दिया, ठीक है, इसमें ये झुमके इन सब की बातें करो, तो पाजी स्टोरी का आइडिया कैसे आया, पहले बताओ। ये कंगना एक्चुअली काफी पुराना गाना मेरे पास पड़ा हुआ था, ये अराउंड 6-7 साल पुराना गाना है। तो एक दो बार मैंने सोचा भी इसको करते हैं, एल्बम में करते हैं या वैसे कर देते हैं सिंगल, लेकिन ऐसे सॉन्ग बना नहीं। तो कुंवर के पास मैं आया, एक गाना था फिल्म का, किसी मूवी का, तो उसके लिए मैंने सोचा कि कुंवर के साथ काम करते हैं, नए लड़के हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो करते करते इन्होंने कुछ कॉम्पोजिशंस मेरे को सुनाई है, अपना कुछ हिंदी थी, कुछ पंजाबी। तो मुझे लगा कि इस बंदे में है कुछ, मतलब अलग सी बात है, तो क्यों ना एक की बजाय 2-4 ट्रैक्स करते हैं हम लोग। तो फिर निकलते निकलते ये गाना इन्होंने मतलब 3-4 पाजी मुझे ना ट्रैक सुना रहे थे अपने तो सारे पुराने वाले। पाजी कहते कि ये लिरिक्स है मेरे पास, ये सब पड़े हैं। फिर शफल करते करते एकदम जैसे पाजी ने गाना गाया, मेरे को इसकी लाइंस ही इतनी कैची लगी और कॉम्पोजिशन इतनी कैची लगी। मैंने कहा पाजी यार लेट्स डू दिस, एंड ही सेड कि यार अच्छा, कहते यार ਆਦਾ ਵਾਹ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ। तो मैं साडी दोनों दी बहस चल रही थी, मैं कहा यार वो दूसरा अपन पहला करांगे, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਭਾਜੀ ਕੰਗਣਾ भाजी कहते पहले रोमांटिक ट्रैक करेंगे। आई साइड नहीं भाजी यार ये डांसिंग सीजन है, डांसिंग करेंगे। भाजी कहते देख फिर ये है कि अब डांसिंग तेरा हो गया, रोमांटिक मेरा हो गया, हम दोनों की मतलब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। अब डांसिंग हिट हुआ, डांसिंग आ गया, तो अब दूसरा रोमांटिक रहता है, वो देखेंगे। तो पाजी पहले किसने किसको अप्रोच करा, आप लोग मिले कैसे, ये बताओ पहले, फिर गाने अप्रोच कैसे हुआ। पहले मैं एक दिन MH1 का कोई प्रोग्राम था, तो वहां पे पाजी जज थे, तो मैं वहां पे अपने किसी मेरा पुराना गाना था, तो उसके लॉन्चिंग के लिए गया हुआ था। तो वहां पाजी मिले मेरे को। मैंने पाजी को बोला पाजी यार वैसे ही गलबात चल रही थी, मैं कहा पाजी आना कभी स्टूडियो, कभी चक्कर लगे था, लेट्स डू समथिंग। ही सेड कि हाँ डेफिनेटली। फिर उसके बाद काफी गैप आ गया, फिर मैं व्हाट्सएप पे बात होती थी मेरी पाजी के साथ, तो पाजी ने एक दिन कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास मूवी का ट्रैक है, करेगा। तो मैं कहा हाँ डन। फिर प्लान बनया, फिर पाजी मेरे पास स्टूडियो है। तो पाजी रोमांटिक आगे कितने गाने हैं आप लोग, एक रोमांटिक नंबर आ रहा है? हमारे हम तो टीम बन गया है, तो टीम की तरह काम कर रहे हैं हम लोग। तो मैं सोच रहा हूँ कि 4-5-6 गाने हम बैक टू बैक देंगे। पाजी गाना तो बहुत बढ़िया गाना है, तो देखिए काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो इतने बड़े सिंगर है, खतरनाक सिंगर है, बहुत बड़ा नाम है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई के साथ? पाजी एक्सपीरियंस वाज ग्रेट। रीजन बीइंग कि पाजी को हर चीज के बारे में पता है, इवन की किक से लेके क्लैप तक बीट की हर नॉलेज है पाजी को, और कॉम्पोजिशंस हर चीज की नॉलेज है। तो बेस्ट पॉइंट ये रहा मेरे लिए कि मैं पाजी को सिर्फ डिस्कस करता था, पाजी यार ये चीज ऐसे करेंगे, तो पाजी भी साथ बताते थे यार इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये बीट रख सकते हैं, ये पैटर्न रख सकते हैं। फिर कुदरती जब हमने कंगना बनाया तो उसका रिजल्ट अच्छा लगा, फिर हमने अपने यार दोस्तों को सुनाया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो इन शॉर्ट की पाजी से जो भी चीज है हर चीज सीखने को मिल रही है, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन है हम, तो भी शुरुआती हैं। तारीफ थोड़ी और चाहिए।
और करता हूँ टेक टू कैसे टेक टू। इन शॉर्ट मेरे बड़े भाई हैं, इससे बड़ी तारीफ नहीं हो सकती। ठीक है भाई, जैसे आप देखो इतने टाइम से सिंगिंग कर रहे हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो अभी आप न्यू आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, तो आप जैसे बहुत अच्छे, क्योंकि जो न्यू आर्टिस्ट है उनके लिए बहुत अच्छा मौका कि आप उनको जाके अप्रोच नहीं, करो। हमारे लिए भी है ये, ऐसा हाँ। नहीं है, क्योंकि देखो हर 5-6 साल के बाद एक ऑडियंस चेंज हो जाती है। जो हमेशा एक मैं इंटरव्यू में बात करता हूँ कि जो 8th में पढ़ रहा है वो ग्रेजुएशन कर जाता है 5 साल में, ठीक है, उसके बाद वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये वो उसका लाइफ अलग अलग हो जाती है, एक नई ऑडियंस आती है, उसके लिए फिर हम लोगों को कनेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हम अलग अलग कलाकारों को, अलग अलग आर्टिस्ट जो लोग हैं उनको सोचते हैं कि इनके साथ काम करें, और इनकी अपनी एक सोच है, नई सोच के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं पंजाब में काम कर रहा हूँ 10-15 साल से, तो ये दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो इनका यहाँ जो म्यूजिक चल रहा है इनको ज्यादा पता है उस चीज के बारे में। तो मैंने इनको यही बोला कि पंजाब तो हमारा ठीक है, पंजाब तो ठीक जा रहा है, वहाँ तो जो करते हैं ठीक ही लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी दिल्ली की तरफ आना है कि जैसे ब्लैक सूट के आपने ऑफ माइक सुपर हिट गाना पाजी, तो ब्लैक सूट लोगों ने सुना, लॉ सुना, फिर वो अत गोरिये सुना, तो सोचा कि हम अब ऐसा काम करें कि रीच थोड़ी सी और बढ़ जाए, अम्बाला से मतलब दिल्ली की साइड हम लोग जो है लोगों की तरफ आए। तो आजकल की यंगस्टर में आपको क्या मतलब ऐसा भाई कि उसमें क्या पसंद आया, बाकी और यंगस्टर जो आर्टिस्ट है उनको पैशन और देखो ये म्यूजिक जो होता है ये रब भी देता है, परमात्मा की तरफ से होती है, मतलब सीखने सिखाने की बात ठीक है और थोड़ी परफेक्शन आ जाती है, लेकिन जो समझ है चीज की वो भगवान ही देता है। तो इनको उन चीजों को है, ज्ञान है, समझ है उन चीजों की। तो मैं सोचता था कि ये जो गाना है ये ढोल बीट बनेगा, पहले पहले भाजी कहते इसको ना ढोल ऐसे हाँ सरंगी सुरंगी डाल के, मैं कहा भाजी नहीं ये बनाएंगे अलग सा। भाजी कहते जैसे हम लोग दिल्ली में थोड़ा अलग म्यूजिक है, अब थोड़ा ठेठ पंजाबी बहुत वो कम होता जा रहा है, अबन पंजाबी वो म्यूजिक बनता जा रहा है। ये पॉजिटिव है, रीजन बीइंग कि अगर जैसे अब हम हर चीज अपडेट करते हैं, जैसे कई सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, तो अपने आप को भी अपडेट कर रहे हैं म्यूजिकली, हर चीज कोलैबोरेशन हो जाता है ना, जैसे थोड़े लिरिक्स देसी हैं और म्यूजिक थोड़ा शहरी है, तो अच्छा लगता है वो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक मिल रहा है। ठीक भाई, इससे पहले आपकी एल्बम आई थी वक्त, सारे गाने सुपर हिट थे, तो जैसे आज के टाइम पे लोग इसीलिए सिंगल रिलीज करते हैं, तो आप पूरी एल्बम निकाल रहे हो, थोड़ा रिस्क लगता है आपको? लगता है नहीं, एक्चुअली हुआ गया कि वो क्योंकि मेरी रूटीन बनी हुई है पिछले 10-15 साल से, हम 2 साल के बाद एल्बम करते हैं, तो मैंने 1-2 सिंगल पहले किया, उनका कोई रिजल्ट निकला नहीं, तो उसके बाद फिर एक सिंगल मैंने किया अतगोरी करके, उसका अच्छा खासा एक ग्राउंड बन गया दोबारा मेरा ना। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एल्बम करते हैं, एल्बम का ना थोड़ा ज्यादा लंबा समय चलता है, अगर गाने भी कर रहे हैं 4-5 अगर गाने वीडियो बना लिया आपने तो चैनल पे चलता रहता है बंदा, तो वो किया मैंने, लेकिन बाद में गेम समझ आ गई कि सिंगल का फायदा क्या, सिंगल अगर 8 गाने आपने करने हैं, एक तो 8-9-10 महीने निकल जाते हैं, एक सारे गाने प्रमोट हो जाते हैं क्योंकि उनके गाने को इम्पोर्टेंस मिलती है, और अगर एल्बम में डालते हो गाने ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 गाने आप शूट करोगे तो वही प्रमोट हो पाते हैं, वही लोगों के सामने जाते हैं, तो इसलिए वो बाकी के गाने वेस्ट हो जाते हैं। तो ये एक रीजन है कि अब सिंगल करेंगे ज्यादातर, कोशिश करेंगे, अगर एल्बम का दोबारा एक ट्रेंड आता है तो फिर देखेंगे। ठीक है भाई, अब आपकी थोड़ा सा बात करते हैं आपके उसमें कि रैप और म्यूजिक आपकी लाइफ में कैसा है? भाई म्यूजिक तो मेरी लाइफ में ऐसा है कि मेरे जो फैमिली, मेरे ताया जी थे वो पहले रागी थे, तो उनसे मेरे को होता है ना कि ब्लड में म्यूजिक होता है, स्लोली फिर मैं भंगड़ा भी करता था स्कूल में, तबला भी बजाता था, तो हौली फिर मेरे को हुआ, मैंने कहा नहीं यार म्यूजिक करना चाहिए। डैड कहते थे नहीं तू आर्किटेक्ट करेगा, तो मैं आर्किटेक्ट में पढ़ गया, मैं पढ़ाई करने लग गया, तो साथ साथ मैं म्यूजिक भी सीखता था। तो होता है ना कि ब्लड में म्यूजिक होता है तो करना हमने वही, और एक सरदारों का आपको पता ही है जो ठान लिया वही करना है, बस तो ये फिर जो हौसले बुलंद होंगे ताइयों फतेह होगी, तो वही फिर मैंने सोच लिया। तो स्लोली फिर मेरे को आगे साथ भी मेरे अच्छे लोगों का मिला, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा मेरे कोई नेगेटिव जुड़ा, बहुत पॉजिटिव लोग जुड़े जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। फिर मैंने कई गाने निकाले, एक मैंने नखरा किया था जिसमें मिक्का बाजी ने फीचर भी किया था कप्तान लाडी जी के साथ, तो स्लोली फिर मैंने ग्लासी किया जो पहले हनी पाजी ने किया था, फिर मैंने ग्लासी 2 किया, तो ऐसे ही मतलब सबने सपोर्ट करते रहे, सारे बड़े भाई सपोर्ट किया, फिर मैं आगे बढ़ा। तो ऐसा ही है, मैं म्यूजिक मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं बना ही म्यूजिक के लिए था शायद।
अब आप बताओ, भाई ने तो बता दिया। मेरी लाइफ में म्यूजिक कैसे आया, ये तो इसका पर्टिकुलर आंसर मेरे पास है नहीं, क्योंकि जब मैंने होश संभाला तो तब मुझे लगता था कि म्यूजिक के साथ मेरा बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। छोटा था तो मैं ये किशोर जी के गाने और मानक साहब के गाने काफी मतलब खींचते थे मेरे को। तो बाद में लगा कि यार ये इसके अलावा क्या करेंगे हम लोग, इसके अलावा तो कुछ मेरे ख्याल से कर ही नहीं पाऊंगा मैं। तो क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि हम गांव में पले बड़े हैं और पेरेंट्स पूरी फैमिली में ऐसा कोई था नहीं जिसके साथ हाँ कोई रिलेशन था म्यूजिक का। तो समझ नहीं थी रास्ता कौन सा चुने, कहाँ से मतलब सीखें, कहाँ से ये सारी चीजें। तो एक बार मैंने फादर साहब के साथ बात की, मैंने कहा मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। क्या सिंगर, ये कहाँ से आया सिंगर, मतलब ये मतलब उनका रिएक्शन ऐसा था कि ये क्या बोल रहा है। हाँ। तो फिर उसके बाद 1 2 बार 3 बार 4 बार एक बहस हुई कि मैंने करना ही ये है। हाँ। तो फिर थोड़ा नोक झोंक भी हो गई फादर साहब के साथ। तो फिर मैं निकला घर से, मैंने लुधियाना आ गया। तो वहाँ थोड़ा स्ट्रगल किया मैंने। उस स्ट्रगल के बाद फिर एक चांस मिला, मिस्टर जनरल वहाँ थे, उन्होंने मेरे को चांस दिया। तो फिर मैं निकला। तो म्यूजिक के साथ एक शुरू से लगाव था, कहाँ से आया क्यों आया ये नहीं पता, लेकिन ये था कि हाँ यार एक जुनून था अंदर, मतलब कि नहीं यार करना ही है और कुछ है ही नहीं है लाइफ में करने को। तो ट्रेनिंग आपने उनके साथ ली या कुछ नहीं? ट्रेनिंग मेरे उस्ताद जी चमन लाल जी गुरदासपुरी। लेकिन ये मान लो कि 1 महीना मैं उनके पास गया हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता था। कॉलेज जाते थे, कॉलेज के बाद फिर मैं घर काम करते थे हम लोग। तो ये छोटी छोटी चीजें मतलब बिजी रहते थे हम लोग, तो टाइम नहीं दे पाते थे। और ये चीजें हमारे लिए सेकेंडरी हो जाती हैं, मतलब जब हम गांव में रहते थे तो म्यूजिक ये तो वेला काम है। तो इसलिए फादर साहब ने अलाउ ही नहीं कभी किया। तो फिर एक बार हो गया कि नहीं यार करना ही अभी है। तो जब मेरा पहला एल्बम आया तो उसके बाद मेरे फादर साहब ने बोला कि यार अच्छा अब एल्बम आ गया तो चल ठीक है, अगर तूने करना ही है तो फिर 2 साल कर ले, अगर तेरा कुछ नहीं बना तो फिर वापस घर आ जा। हाँ। तो मतलब ऐसा था उनका कि यार अगर 2 साल फिर भी एल्बम के बाद भी 2 साल ले ले। हाँ। हुआ नहीं तो चल घर आज तो अपना काम कर आगे, चाहे अपना कोई जॉब देख ले या व्हाटएवर कुछ भी। हाँ। तो ये था मतलब, लेकिन म्यूजिक के साथ एक बड़ी कह लो गहरी रिश्ता था आपका। हाँ बहुत मेरी एक रिलेशन था कि हाँ भाई करना ही है। तो अब डैडी जी का क्या रिस्पॉन्स है इतने अब तो उनको ये होता है कि जब मैं अपना गांव जाता हूँ तो फिर गाड़ी देख के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब आसपास बिल्कुल रोड पे हमारा घर है, तो आने जाने वाले लोग के यहाँ मिल के जाना ये वो, तो फिर वो हटाते रहते हैं, नहीं वो सो रखा है वो, या फिर आ जाएंगे मेरे को, क्योंकि वो अभी भी गाँव में रहते हैं। तो उनको ये नहीं होता है कि हाँ भाई डिस्टर्ब नहीं करना या कैसे भी, तो सो भी रहा हूँ, उठो फोटो कराने वाले आए यार, वो फोटो करा रहा है 2-4 बंदे, कोई नहीं अपने मुंडे ने, मतलब उनका ये नेचर है। तो अच्छा लगता है उनको, अब करते हैं एंजॉय करते हैं उस चीज को। जब आप स्ट्रगल करते थे तब कैसा फील करते थे कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब किस तरह का आपका स्ट्रगल? मेरा स्ट्रगल बहुत टफ था। मेरा स्ट्रगल ऐसा था कि मैं घर से तो लड़के ही आया था, तो सोचा था कि घर जाना ही नहीं है वापस, मतलब अब तो यही जिंदगी है, मतलब म्यूजिक है तो हम है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो 1.5-2 साल मैंने स्ट्रगल किया ऐसा, मतलब बहुत मुश्किल टाइम था वो मेरे लिए। बहुत सारे दोस्तों ने साथ भी दिया तब, लेकिन फिर भी ऐसा होता है जब सामने कुछ है ही नहीं है, आपको दिख ही नहीं रहा कुछ, कोई रास्ता नहीं है किधर जाना है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो मुश्किल थी तब बहुत। तो उसके बाद फिर मैंने बताया आपको कि मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मेरे को एक मिस्टर जनरल कुमार जी उनसे मिलाया, तो उनके पास भी आके ऐसा एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि उनके पास टाइम ही नहीं था मेरे लिए कि मतलब इसको सुना जाए या कौन है ये, कहाँ से आया है। तो ऐसे घूमते घामते रहते थे। तो एक रात स्टूडियो में थे रहते हम लोग, तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग चलती रहती थी। तब के टॉप मोस्ट जितने भी आर्टिस्ट हैं वो आते रहते थे तब वहाँ। तो उनको देख देख के ऐसे खुश रहते थे कि हाँ यार वो आया आज, अच्छा आज वो आ रहा है। तो एक दिन हम रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो हम बैठे स्टूडियो में, तो म्यूजिक डायरेक्टर मदन शौकी जी वो अपना माहौल बना के बैठे हुए थे, गाना गा रहे थे। तो इतने में घुमान साहब की एंट्री हुई तो वो बोलते कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो सोचा कि चलो मिलके चलता हूँ, स्टूडियो के चलता हूँ। तो ऐसे बैठे बैठे उन्होंने देखा कि शौकी जी गा रहे हैं और हम साथ में बैठे हुए थे। तो ऐसे जब गाना खत्म हुआ उनका, तो मुझे
तू ऐसे टाइम खराब कर रहा है कि यार मतलब कुछ गा भी लेता तू। तो मैंने कहा, मैं चुप रहा, मैंने मतलब तो साथ में उनके ड्राइवर था, तो बोल रहा था पाजी ये अच्छा गाता लड़का है, सुन लो एक बार। तो उन्होंने सुना मेरे को, वो मुझे हमेशा याद रहता है वो, मतलब वो लम्हा वो पर। हाँ, तो जब उन्होंने गाना सुना तो मुझे उधर मैं खड़ा हो गया, तो उन्होंने मेरे को गले लगा लिया। तो वो टाइम मेरे लिए बड़ा एक मतलब प्रीशियस टाइम था, बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो कीमती समय था। तो तभी उन्होंने सभी लड़कों को बोला कि ये बंदा जो है इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। और मदन जी बैठे हुए थे, गा रहे म्यूजिक करते थे, तो कहते आप ही करोगे। तो फिर पहला एल्बम हमारा प्लान हुआ, तो उसके बाद तो फिर ये सफर शुरू हो गया। भाई इतनी मेहनत के तभी आज सफल हो, इतने सुपर हिट। हो सकता है कि वो अगर वो 2 साल या 2.5 साल की स्ट्रगल का टाइम ना होता तो शायद ये सामान होता, क्योंकि अगर आप पे बुरा सामान नहीं है तो एक तो आपको अच्छे बुरे लोगों की पहचान ही नहीं रहती है। दूसरा ये होता है कि भाई आप सीखते बहुत हो उन चीजों से, वो चीजें जो है वो आपकी जो लॉन्ग लाइफ कर देती हैं, मतलब आपको थोड़ा ज्यादा टाइम एक्सटेंड कर देती हैं। भाई आप बताओ, आप नवे इंडस्ट्री में, तो आपका स्ट्रगल था या आप सीधे मतलब? भाई थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो देखो, लाइन में बंदा आता है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। स्ट्रगल के अलग अलग हाँ बिल्कुल। हाँ, कुछ जैसे घर रह के भी बंदा स्ट्रगल ही करता हाँ, स्ट्रगल ही होता है, काम ही नहीं मिल रहा है बंदे को। वो भी एक struggle स्ट्रगल है। होता है कि बंदे को रोटी नहीं मिल रही है, वो अपने गाने में मगन है, बिल्कुल। वो घर से बाहर आया, वो उसके पास पैसा नहीं है, वो मारा घूम रहा है। तो स्ट्रगल अलग अलग सा है। तो मेरे साथ एज सच कोई इतना स्ट्रगल वाली कोई ऐसा पीरियड नहीं था। मैं बस मेहनत कर रहा था, मेरे अपने में कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई मेरा म्यूजिक बोलेगा, और मैं स्लोली काम करता रहा, मेरे को लोग जुड़ते रहे पॉजिटिव, ऐसे ही बस कोई एज सच कोई खासी स्ट्रगल नहीं की। ओके प्रीत भाजी, एक मेरा सवाल है, मैंने ये सुना है, बात सच है झूठ मुझे बताओ, कि जब भी आप लिखते हो रात को लिखते हो, अपने ड्राइंग रूम में लिखते हो जब पूरा खाली जाता है, ये बात सच है झूठ है बताओ? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये ज्यादातर मतलब 1:30 2:30 बज जाते हैं, मैं सोता भी लेट ही हूँ। तो ऐसे ही कोई दिमाग में लाइन आ गई तो फिर शांति होती है चारों तरफ, कोई मतलब सन्नाटा होता है एकदम, सारे लोग सो रहे थे। मैं फिर मुझे तभी पता चलता है जब बाहर मतलब चिड़िया के अच्छा बाहर दिन चढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, फाड़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, फाड़ते, उनमें से कुछ ना कुछ निकल आता है। अच्छा भाई बहुत अच्छा ही निकलता है, सबको पता है। बहुत अच्छा ही लिखता है, हर बार तो ऐसे ही होता है। भाई आप रैप करते हो, म्यूजिक भी कंपोज करते हो, तो आप किन किन इंडियन रैपर्स को सुनते हो? इंडियन रैपर्स अब जितने भी आ रहे हैं सारे अच्छे ही रैपर्स हैं, और मेनली जो मैं हनी पाजी को सुना है, और बोहेमिया पाजी को उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, और पहले बाबा सहगल जी भी आए थे, उन्होंने वो स्टार्ट किया था। तो काफी है, मैं इन लोग की रिस्पेक्ट करता हूँ। और जो आजकल आ रहे हैं जैसे बादशाह भाई, उनकी भी काफी अच्छी, मतलब काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट। तो इंग्लिश, बाकी तो इंग्लिश में तो ड्रेक सुन लिया, और उनसे मैंने ऐसा था मेरे साथ, ये सीन था कि मैं देखता था यार ये लोग क्या भाई इंग्लिश में, क्योंकि इतनी कोई खासी हमारे को समझ भी नहीं आती। हाँ, वो लिरिक्स निकाले, आपको पता है, हाँ, तो पहले प्रिंट आउट निकाल के फिर हम हाँ कि अच्छा ऐसा है, और फ्लो बनाना, फिर दूसरे टोरे डालने के लिए दूसरे के सामने इंग्लिश करी जानी, बोली जाने रैप। फिर मेरे को लगा क्यों ना हम पंजाबी में करें। फिर उतने टाइम में हनी पाजी भी कर रहे थे, और अपना बोहेमिया पाजी भी कर रहे थे। फिर उनसे मेरे को सीखने को मिला, मैंने कहा नहीं यार ऐसा होना चाहिए, मैं भी ट्राई करता हूँ। फिर मैंने जब किया 1-2 गानों में, तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। ग्लासी में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, नखरे में भी मिला। फिर मैंने कहा भाई साहब, आप सारा खुद ही लिखते हो ना? हाँ जी, खुद लिखता हूँ मैं। बहुत बढ़िया भाई। एक मेरा सवाल है, इतने टाइम से इंडस्ट्री में हो, तो किसी को कंपटीशन मानते हो या सारे भाई हैं? नहीं, कंपटीशन अपने आप से ही होता है बंदे का, मतलब आर्टिस्ट का। अगर मान लो कि मैंने अतगोरिया दिया, उसके बाद मुझे उससे बड़ा कौन सा गाना देना है, उसके बाद मैं ब्लैक सूट आ गया, अच्छा वो बड़ा हो गया, उसके बाद कौन सा बड़ा देना गाना, अच्छा लॉ आ गया, लॉ के बाद कौन सा। ये कंगना, सच्चाई है कि कंगना अभी मेरे 5-6 आज मेरे 6 दिन ही हुए, नहीं 5 दिन पूरे हुए। तो आज मैं गाड़ी में जब आ रहा था इधर को, मैं यार करना कुछ यार, कुछ नया बनाते हैं ना कुछ, मतलब और अभी जस्ट 5 दिन हुए हैं गाना लॉन्च कंगना से बड़ा क्या किया, अब हम ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए। किसी और के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है, अपना बड़ा मतलब क्या कर रहे हैं अब, इसके कंगना के बाद बात क्या है, उसके बहुत इंस्टेंटली चेंज हो रहा है आज सब कुछ। बड़ा गाना कौन सा करें यार, कुछ करें, मतलब तो ये अपने आप से कंपटीशन। आप लोग टेंशन में रहते हो यार कि ये गाना साला सुपर हिट हो गया, अगला गाना क्या करूं मैं, ऐसा? वही तो बोल रहा हूँ कि वही मतलब वो टेंशन है ही ऑलवेज, क्योंकि पहले की इंडस्ट्री कुछ और तरह का काम था कि एल्बम किया, 2 साल आराम से खाओ, कोई चक्कर नहीं है।
2 साल के बाद उठो, ठीक है 2-4 गाने इधर उधर से आ गए या कोई दिमाग में लाइनें आ गई तो उसको बनाओ। लेकिन आज तो हर दिन आपको सोचना है, बिल्कुल। हर दिन आपको गाना बनाना है, हर दिन आपको उसको सुनाना है 10 बंदों को, उसके बाद सिलेक्शन करनी है उसकी कि कौन सा गाना है जिसको हम रिलीज कर पाए। और कई बार तो ऐसा होता है पूरा गाना रेडी हो जाता है, उसके बाद फिर अपने यारों दोस्तों में जो सुनाओ उनको नहीं पसंद आया, भाई ये मत करना, फिर वो उसको छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट गाना करते हैं। ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। मेहनत ज्यादा हो गया। हाँ, मेहनत ज्यादा हो गई। पाजी ब्लैक सूट जो आपका गाना आया था मेरा तो बहुत फेवरेट है। ये जो भाई जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इनका भी ये फेवरेट गाना है। तो मुझे बताओ कि डॉक्टर ज़्यूस के साथ आपने काम करा, फतेह ने रैप किया, तो ज़्यूस का कैसा एक्सपीरियंस था काम करने का? ज़्यूस बहुत मतलब मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ काम, जैसे कोर के साथ अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वो यूके में रहते हैं तो उनके साथ बात कभी होती है, इनके साथ रोज हो जाती है। ज़्यूस बहुत मतलब बढ़िया बंदा है, उस लाइक वेरी डाउन टू अर्थ। उस बंदे ने मतलब कोई एटीट्यूड नहीं है और पंक्चुअल है बंदा कि ठीक है एक बार गाना दे दिया, उनको पता है कि सही आर्टिस्ट को सही टाइम पे गाना मिल जाए तो उसका एक सीजन होता है, मतलब वो सारी चीजें उसकी एक वैल्यू होती है। तो सारी चीजें उनको, क्योंकि वो सीनियर है तो सीनियर लोगों को मतलब एक इन सारी चीजों का पता है कि भाई ये आर्टिस्ट है, इसके साथ कैसे पेश आना है, ये मतलब कैसे रिस्पेक्ट देनी है इन चीजों को। तो ये सारी चीजें उनमें है, तो मतलब उनके साथ तो इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि मतलब उनसे सीखने को मिला कि यार इतना बड़ा आर्टिस्ट है। और जब वो पाजी वो ना वैनिटी, पाजी एक्चुअली फिल्में चल रही हैं तो वैनिटी एक ही आ पाई, अरे फिर क्या हुआ मतलब, अरे पाजी फिर क्या है, बहना ही आप काम करना है तो कोई सॉन्ग थोड़े है, मतलब उनका एक था कि हाँ ठीक हो एटीट्यूड नहीं मैं कट्टू कट काम तो फतेह भी वैसा ही है। हाँ, तो दोनों उन्होंने सपोर्ट भी मेरे को बहुत किया और मतलब आई विश कि हम दोबारा काम करें। फ्यूचर में बोल रहा था कि फ्यूचर में कोई ट्रैक आ रहा है? फ्यूचर में हम कर रहे हैं, अभी 2-3 ट्रैक्स मैंने भेजे थे उनको गाने, लेकिन मुझे भी लगा कि ये उनके मतलब लेवल के नहीं है, तो अभी मैं कुछ और लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जब भी उस लेवल का कुछ होएगा तो फिर हम करेंगे काम। ठीक है भाई, आपने इतने सारे आर्टिस्ट के साथ काम करा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, पाजी को छोड़कर बाकी और किसके साथ आपको कनेक्शन बैठा और सही अच्छा मजा आया? और कौन आर्टिस्ट? मेरे को मस्ती पाजी के साथ काम करके बहुत मजा आया, अशोक मस्ती जी के बाद। वो एक्चुअली उनका बहुत पॉजिटिविटी है उनमें, मतलब वो स्ट्रेट बात करते हैं और कोई खासी घूमी फिराई गल नहीं करते। बहुत मजा आया, बहुत प्रोफेशनल जे है ने, मतलब वो एक ना मतलब सपोर्ट भी बहुत करता है, कहता है यार भाई तू ऐसा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो एक बंदे को ना एनर्जी मिलती रहती है साथ साथ। तो मस्ती पाजी बेस्ट रहे अभी तक मेरे, मतलब पाजी के बाद पाजी से पहले मेरे मस्ती पाजी से बहुत अच्छा लगा काम करके। पाजी थोड़े पीछे आते हैं आप, हनी पाजी के साथ आपके 2-3 ट्रैक आए थे, एक तो था तू अमर दा तारा, पूरा एल्बम था, पूरा एल्बम क्या था, तू अमर दा तारा था, एक बड़ा हिट हुआ था, एक वंजारे था जिसमें ब्राउन रंग का जो रैप था, एक पूरी एल्बम थी। हाँ पूरी एल्बम। तो हनी पाजी का कैसा एक्सपीरियंस था आपका काम करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो भी बड़ा एक टैलेंटेड आर्टिस्ट, उसको मैं हमेशा बोलता था, मैं हनी यार बड़ी देर के बाद ना एक इंडस्ट्री को मतलब एक ऐसा आर्टिस्ट मिला है जिसके पास बीट भी है, जिसके पास मेलोडी भी है, अगर सैड गाना करना है तो उसमें भी जान डाल देता है, और अगर कोई बीट करना है उसके, अगर डबल बीट करना है तो उसमें भी। तो कहता था पाजी बस सब मतलब मैं ऐसे सीख रहा हूँ सबसे, तो वो बड़ा हम्बल है, मतलब इन चीज़ों को हमेशा ही जो भी सीनियर आर्टिस्ट हैं उनकी रिस्पेक्ट करता है। और हाँ जी पाजी, और सबसे बड़ी बात जो थी, मुझे याद है मैं 8-9-10 गाने लेके आया था उनके पास, तो ऐसे करते करते गाने 2-3 गाने हुए थे, तो उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मजा नहीं आ रहा, कुछ कमी है जैसे। तो उसकी एक आदत है, वो एनर्जेटिक बहुत ज्यादा रहता है हमेशा, वो बैठा बैठा ना रिदम के साथ साथ या तो हुआ क्या, उसने कहा कि पाजी ना यूथ के लिए कुछ गाना चाहिए। मैंने यूथ के लिए, सारे तो यूथ के लिए गाने, मेरे तो सारे यूथ के लिए गाने होते। कहता नहीं पाजी, फिर भी मतलब क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो खुल के बोल भी नहीं रहा था, पाजी कुछ करो ना मतलब। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा ये थोड़ा कॉमिक सा गाना मेरे पास, महंगिया जमीना खुला बापू कल के चंडीगढ़ बड़े मुंडा वहां पे कहते जज बनने वाला। तो कहता वो उठ, मतलब वो बैठा हुआ था, उठ खड़ा हुआ है, पाजी यही तो हिट होगा आपको, मतलब उसका स्टाइल अलग था। पाजी बस अभी सारे गाने बंद, ये गाना करना है हमने। मैंने ठीक है, तो तभी उसने एक स्क्रैच बनाया, मैंने कंपोजिशन बनाई, गाना एक स्थायी तरह बैठ के लिख लिया हम लोगों ने। तो वो इतना बड़ा हिट हुआ, मैंने कहा यार
और बड़ी बात आर्टिस्ट को यही होता है कि म्यूजिक करना या फिर लिखना वो अलग की चीज है, उनको पता होना चाहिए कि मार्केट में असल में चलना क्या है। तो एक मतलब होती है ना, कैसे बोलते हैं, गाने को कैसे चुनना है, कौन सा गाना कितना बड़ा हिट होगा, इसको पीछे रखना है, चूज करना आना चाहिए चीज को, वो चीज मतलब बाय नेचर उसमें थी। भाई अभी तो हनी पाजी रिकवर कर रहे हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। फ्यूचर में कोई परमात्मा में मैं तो उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि वो अच्छे से मतलब फिर वापस आए और पूरी हम मिस कर रहे हैं उनको, और वो एक अच्छा म्यूजिक हम लोगों को सब। फ्यूचर में कुछ पॉसिबल है हनी पाजी के साथ? जरूर करेंगे, क्योंकि अभी तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा नाम है उनका, और अब जब वापस आएंगे तो फिर मतलब एक वही रफ्तार जो थी वो बनेगी। अगर ऐसा कभी मिले हम लोग दोबारा तो फिर जरूर करेंगे। ठीक है पाजी, कुछ ना मैंने फेसबुक अपने पेज पर डाला था कि आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ प्रिंस हरपाल पाजी को और कुंवर विक को, तो कुछ सवाल है। ठीक है, तो सवाल स्टार्ट करते हैं। तो पाजी पहला सवाल ना आपके लिए है। साद खान ये पूछना चाहते हैं कि कुंवर पाजी ये रफ्तार की तरह रैप क्यों करते हैं? रफ्तार की तरह रैप क्यों करते हैं? आपको आता नहीं लगे? नहीं, एक्चुअली ये ना टीम एक ही है। ये 5, 6, 7, 8 लोग हैं, वो एक ही बैच में से निकले हैं। तो बैचमेट्स हैं सारे, वो तो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इनका स्टाइल सेम है, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही लैंग्वेज है, तो वो इसलिए लगता है। लेकिन इसका रफ्तार का अपना एक स्टाइल है। और मुझे जहां तक लगता है कि उनका थोड़ा सा एग्रेशन और थोड़ा सा ज्यादा हस्की वॉइस में जरा मतलब एक गुस्से में रहा है, और मेरा वाला थोड़ा सा सॉफ्ट सा, और मैं थोड़ी लाइट सी वॉइस में बोलता हूँ। मैं ज्यादा एग्रेशन वाले रैप नहीं करता। तो भाई बोल दो फिर भाई को, साद खान को बोलो। साद खान भाई अगर तुम्हें लगा है तो डेफिनेटली मैं कुछ उस पर वर्क करूंगा, बाकी ऐसा है नहीं है, और मेरे माइंड में भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं उनकी तरह करना है, या और मेरे भाई हैं, मैं आई रिस्पेक्ट हिम, और बहुत अच्छे रैपर हैं रफ्तार भाई। बोहेमिया पाजी जब ट्रेंड बने तो इवन की जब हनी पाजी ने भी रैप करना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि ये बोहेमिया पाजी की कॉपी जिदा असले दी गल्लां आई या कोई चीज आई है ना। तो एक ऐसा होता है कि जब उन्होंने ट्रेंड सेट किया अपना बोहेमिया पाजी ने, तो उसके बाद एक लोगों को झलक सी पड़ने लग गई, तो बंदा कंपैरिजन करने लग जाता है कि अब यार ऐसा तो नहीं हो रहा। बट स्लोली जब बहुत ट्रैक्स आएंगे तो दिल बटन होगी, हाँ यार ठीक है, इसका अलग सा डिजाइन है। हाँ ठीक है भाई। दीपक ठाकुर ने पूछा कि प्रीत हरपाल पाजी जे स्टार के साथ कब आ रहे गाना लेके? जे स्टार बच्चा था डाओ, मैं कल ही उन्होंने गल हुई थी मेरी। तो वो मैंने कहा यार तू मेरा म्यूजिक कर देना, अब तो तू बड़ा हो गया, स्टार हो गया अब तो कहता भाजी आप कैसी बात कर रहे हो, आप भेजो ना मेरे को, कोई अच्छा सा गाना भेजो, मैं करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि हम मूवी कर रहे हैं, तो शायद उसमें जे स्टार का भी एक मेरे साथ गाना हो। तो मतलब वो तो मेरा परिवार है, एक फैमिली की तरह हम लोग, मतलब कह लो कि मेरे छोटे भाइयों की तरह है। तो कोई बड़ी बात नहीं है दीपक जी, बहुत जल्दी आएगा। हाँ बहुत जल्दी आएगा। ठीक है भाई। अमन मिश्रा ये भाई पूछ रहे हैं कि कुंवर विक पाजी आपने म्यूजिक कहाँ से सीखा है? म्यूजिक कहाँ से सीखा है और किस सॉफ्टवेयर पे म्यूजिक बनाते हो? मैं लॉजिक यूज करता हूँ एप्पल में, और साथ साथ एबलटन में भी सिंथ वगैरह यूज कर लेता हूँ। और सीखा मैंने मेरे ना ब्लड में ही म्यूजिक था, और मैं मोस्टली यूट्यूब पे चीजें देख के कि कैसे लॉजिक यूज होता है, फिर FL स्टूडियो पे देख के कैसे काम होता है, स्लोली फिर मेरे को सीखना शुरू किया। जब फिर मैं परफेक्ट हुआ तो मेरा ब्रदर है उपसोन, उन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे को बताते रहे कि यार इसको ऐसे कर लेते, क्योंकि उन्होंने अपना दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, वहां से कोर्स किया था म्यूजिक का। नाम बता दो भाई। गौरव दयाल जी का है। अच्छा, सब गौरव दयाल जी का। बीट फैक्ट्री से उन्होंने कोर्स किया था। तो मैं उनसे थोड़ा बहुत पूछता रहता था उपसोन जी से, तो काफी मैं तो उन्हीं को बोलूंगा कि उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया उस चीज के लिए। पाजी हैरी बरार ने पूछा, मतलब सेम मेरा सवाल था कि हनी पाजी के साथ फ्यूचर में कोई गाना आ रहा है? हाँ वो करेंगे, मतलब वो जल्दी से ठीक पहले हुए, तो उसके बाद हम इकट्ठे कोलैबोरेशन करेंगे। ठीक भाई। एक अभय त्रिपाठी इन्होंने आपसे पूछा कि ये देसी हिप हॉप कब करोगे? आप रैप कर रहे हो देसी हिप हॉप, जैसे बादशाह का आया था, इंसेप्शन आया था, ईगो आया था। सब मेरा प्लान अभी हो गया फाइनल। मैं अभी करने लगा हूँ, हिप हॉप ही ट्रैक करने लगा हूँ, कुछ ही दिन में लॉन्च करूंगा, तो फिर भाई को सुनाएंगे देसी हिप हॉप। ठीक है। एक लास्ट सवाल भाई आपके लिए। विक्रांत गुप्ता इसने पूछा कि एक डीप मनी का गाना था मजनू, अच्छा, उसमें रैप रफ्तार का था और आप लिपसिंग कर रहे थे, उसमें ऐसा था कि शूट जब हो रहा था
तो उस टाइम पे एक्चुअल क्या था कि उस पे म्यूजिक का कुछ मेरा फीचर था, साथ में म्यूजिक के लिए कुछ हेल्प की थी, तो इसलिए डीप मनी जी ने मेरे को बोला था कि चलो हम वीडियो इकट्ठे करते हैं। तो उसमें ऐसा सीन हुआ था कि जब भी हम वीडियो शूट करते हैं तो जोन जोन सा आर्टिस्ट वीडियो में होता है वो एक पूरा सिंक करता है, पूरे गाने को सिंक करता है। तो मैं सिंक कर रहा था और सिंक करने के बाद इन्होंने मेरे को, अपना डी मनी पाजी ने भी ये बोला कि आप पूरा सिंक कर दो गाना और इसको फिर बाद में हम एडिट करके, रफ्तार उस टाइम मुंबई था तो रफ्तार ने जब वो आएगा तो उसकी हम जो क्रोमा शॉट्स लेके उसको डाल देंगे। तो मुझे भी नहीं पता था इवन कि मुझे भी दिवाली पे सरप्राइज मिला मेरे लिए, और ये सरप्राइज बहुत नेगेटिव सरप्राइज था मेरे लिए कि जब मैंने देखा कि टीवी पे, और मेरे को पता तक नहीं था, तो वीडियो में मैं खुद ही रैप कर रहा था और वो सिंक काटा ही नहीं गया ना उनका कोई। मेनली रैप के सिंक इसलिए ले लिए जाते हैं, पूरे गाने के सिंक ले लिए जाते हैं कि कहीं कहीं जहां जहां जरूरत पड़ेगी तो एज एक, जैसे अब पाजी गाना गा रहे हैं तो मैं बैकिंग कर रहा हूँ कि कंगना बना ले, तो मैं कह रहा हूँ चुमके, है ना, तो चुमके के लिए वो एक बैकिंग के लिए ले लेते हैं। पर उन्होंने मुझे ही वीडियो में खड़ा कर दिया, इवन कि मेरी इस चीज के लिए डी मनी पाजी से मैंने थोड़ी सी मेरी नाराजगी भी हुई इस चीज के लिए, बट ठीक है, हर बंदा है, उस बंदे की अपनी सोच नहीं है। बाकी मैं खुद भी एग्री नहीं था, वो हक पूरा रफ्तार भाई का है और वो रफ्तार का ही रैप है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। भाई जाने से पहले मैं, और यही कंफ्यूजन है, हाँ। यही कंफ्यूजन है कि लोग मुझे रफ्तार के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इवन की रफ्तार ने भी मुझे एक टाइम पे ये कहा था, कहता यार भाई लोग पूछ लेते हैं यार तू पगड़ी पहनता था, तूने पगड़ी क्यों नहीं पहनी, तो वो एक कंफ्यूजन सी होगी। मेरे लिए भी बहुत नेगेटिविटी आई उस चीज से, जबकि जो भाई का हक है वो भाई का ही हक है, मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, नॉट इवन लिरिक्स में, नॉट इवन रैप में, वो एक्सक्लूसिवली भाई का था। ठीक है, तो आज ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। कंफ्यूजन क्लियर। ठीक है भाई, जाने से पहले ब्लैक सूट सुना दो। मैं हाँ कुड़ी तू कवारी नीरी रूप दी पटारी, कुड़ी तू कवारी नीरी रूप दी पटारी, तेरे नाल लाउणी यारी, नहीं कादला तू घट तेरे नैन, नहीं कादला तू घट तेरे नैन, यो ताइयों ब्लैक सूट होया तेनू बैन, ताइयों काला सूट होया तेनू बैन, ताइयों ब्लैक सूट होया तेनू बैन। थैंक यू सर, थैंक यू। आप स्टूडियो में, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। क्यों देखा फिर हमारा इंटरव्यू राज जोन्स भाई के चैनल पे, दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा, और लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलना।